हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर जेनेटिक्स या हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन। तो इस चैप्टर की शुरुआत एनसीईआरटी की स्लाइड से करेंगे कि जहाँ पर लिखा हुआ है, आप जब पढ़ेंगे कि एलिफेंट एलिफेंट ही प्रोड्यूस कर रहा है और मैंगो सीड मैंगो ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, जो ऑफ स्प्रिंग बन रही है क्या वो सिमिलर है या डिफरेंट है, तो ऐसा क्यों होता है, और ये डिसिमिलरिटी या सिमिलरिटी ईदर इन ट्विंस और टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, ये ऐसा क्यों होता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग बायोलॉजी की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर ये स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग आज इस चैप्टर में कोशिश करेंगे जो टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर से रिलेटेड, चाहे वो मेंडेलियन टर्मिनोलॉजी हो या जेनेटिक टर्मिनोलॉजी हो, उनको वन बाय वन एक एक करके प्रॉपरली डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले वर्ड यूज करते हैं हम लोग जो वो है जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स क्या है? तो लाइफ साइंस की या बायोलॉजी की सिंपली वो ब्रांच जहां पर हम स्टडी करते हैं एक तो हेरिडिटी की और दूसरे वेरिएशन की। ठीक है, तो ये जेनेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जहां पर हम लोग डील करते हैं स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, दो चीजों की बात हो रही है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेयर वी डील स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। टर्म जेनेटिक्स सबसे पहले दिया था बेटसन ने। किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। और यहीं पर बात कर लेते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स हम सभी जानते हैं कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, हालांकि मेंडल को पढ़ते पढ़ते आदमी मेंटल तक हो जाता है, समझ में नहीं आता। इन्होंने आज से 150 साल पहले सारे कॉन्सेप्ट दिए थे और आज के समय में देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, अभी भी उनको समझ में नहीं आता। उस समय भी लोगों को नहीं समझ में आया था, इस समय भी लोगों को कई जगहों पे समझ में नहीं आता। हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर इसको कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो धीरे धीरे समझ में आता है और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है। तो ये दो चीजें हो गई कि टर्म किसने दिया था? जेनेटिक्स, बेटसन ने। और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे हम लोग कंसिडर करते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। आगे के लेक्चर्स में हम लोग मेंडलिज्म, थोड़ा सा मेंडल के बारे में भी पढ़ेंगे, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्यों इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, क्यों इनकी थ्योरी या जो इन्होंने जनरलाइजेशन दिया था वो दुनिया के सामने बहुत सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं हो पाया, क्या कमियां थी, क्या खूबियां थी, इन सारी चीजों को हम लोग अलग अलग देखेंगे। अब आते हैं कुछ और टर्म्स की। सबसे पहले इसी की बात करते हैं, हेरिडिटी। ठीक है, तो हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक कैरेक्टर का जाना। अब जेनेटिक कैरेक्टर क्या है? वो कैरेक्टर जो जीन डिजाइन करते हैं, है ना। हालांकि अगर हम लोग 100% देखें तो हर जगह जीन नहीं है, आपका एनवायरमेंट भी है ना। जीन और एनवायरमेंट यही प्रोडक्ट को रेगुलेट करते हैं, किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। बट जो हेरिडिटी है इसके डेफिनेशन हम लोग क्या लिखते हैं? दिस इज द ट्रांसफर ऑफ genetically based characters from one generation to नेक्स्ट जनरेशन। वन जनरेशन का मतलब यहाँ पेरेंट है और नेक्स्ट जनरेशन का मतलब क्या है? ऑफ स्प्रिंग, जो प्रोजेनी आ रही है ना। दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। नेक्स्ट आते हैं वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन क्या है?
तो वेरिएशन आप एक ही फैमिली में देखें, दो इंडिविजुअल वो सिमिलर नहीं है ना। ह्यूमन स्पीशीज को अगर आप देखें 7 बिलियन ह्यूमन पाए जा रहे हैं इस अर्थ पे, या और ज्यादा हो सकते हैं, और सभी एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। तो ये जो डिग्री ऑफ डिफरेंसेस है बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज, दिस इज कॉल्ड वेरिएशन, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, वेरिएशन। दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें कोई डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिल रही है, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है। नॉट क्लोन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्लोन की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो वेरिएशन क्या है, दिस इज द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है, एक ही स्पीशीज के दो इंडिविजुअल के बीच में क्या डिफरेंस पाया जा रहा है ना। हमारी फैमिली में मैं और मेरा भाई एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिफर कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, मॉर्फोलॉजी में, तो वो कितने परसेंट है, और ये वेरिएशन कहां से आ रहे हैं, इन सारी चीजों की स्टडी कहां की जाती है, इसी जेनेटिक्स में की जाती है ना। किस तरह से कैरेक्टर जा रहे हैं, ये सारी चीजों की स्टडी कहां की जाती है, जेनेटिक्स में ही की जाती है। नेक्स्ट टर्म आता है इनहेरिटेंस, है ना। अक्सर कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस दोनों सिमिलर थिंग्स हैं, है ना, या अलग अलग है तो सिमिलर, लेकिन एक वर्ड यहां पे सिर्फ डिफर कर जाता है। यहां पे हम लोग लिखते हैं ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक बेस्ड कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट इज कॉल्ड हेरिडिटी। लेकिन जब इनहेरिटेंस की हम लोग डेफिनेशन दे रहे होते हैं तो वहां पे वर्ड यूज करते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, फाइन। तो यहां पे सिर्फ टर्म यूज होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ genetically based characters from one to next generation। ठीक है, तो यहां पे टर्म यूज हो रहा है प्रोसेस। तो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, तो मेंडल ने प्रोसेस बताई थी किस तरह से ट्रांसफर होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। उस टाइम पे उन्होंने बताया था, आज तो और ज्यादा एडवांस हो चुका है, काफी हद तक हम लोग सारी चीजों को जानते हैं। तो ये 3 टर्मिनोलॉजी हुई, इसके अलावा भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जिनको हम लोग अलग अलग डील करते हैं। जैसे जेनेटिक मटेरियल कौन है भाई, जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम नॉन सेलुलर वर्ड यूज नहीं कर रहे, जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हर जगह जेनेटिक मटेरियल अगर कोई है तो डीएनए है। हालांकि नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब हम लोग वायरस की बात कर रहे हैं, वहां पर देखा जाए तो कुछ ऐसे वायरसेस हैं जहां पे जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी है ना, जैसे कोविड वायरस, कोरोना वायरस, एचआईवी वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस। इन केसेस में देखा जाए तो जेनेटिक मटेरियल कौन है, आरएनए है। बट सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल कौन होगा, हमेशा डीएनए होगा। तो जेनेटिक मटेरियल की अगर बात करें तो डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल सेल्यूलर इधर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ठीक है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो, माइकोप्लाज्मा हो, ब्लू ग्रीन एल्गी हो, आर्कीबैक्टीरिया हो, या यूकैरियोट में प्रोटिस्टा हो, मल्टीसेलुलर प्लांट हो, मल्टीसेलुलर एनिमल्स हो, फंजाई हो, सबके अंदर अगर जेनेटिक मटेरियल कोई है तो वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए। ठीक है, साथ ही साथ इन वायरसेस एक्सेप्ट सम आरएनए वायरसेस, अगर हम लोग कुछ आरएनए वायरसेस को छोड़ दें तो हर जगह जेनेटिक मटेरियल जो आपको मिलेगा वो कौन मिलेगा, डीएनए मिलेगा। मैंने यहां सेलुलर में दिखा दिया, तो सेलुलर में नहीं आएगा वायरस, ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोविड-19 वायरस है ना, एचआईवी वायरस, इसके अलावा
टोबैको, मोजैक वायरस। तो इन सब वायरसेस के अंदर अगर हम लोग देखें तो जेनेटिक मटेरियल हमको क्या मिलता है? आरएनए मिलता है। तो जेनेटिक मटेरियल कौन है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है जीन। मेंडल अपने टाइम पे जीन वर्ड यूज नहीं करते थे, फैक्टर यूज करते थे। तो उनसे बोला कि भैया फैक्टर कहाँ होता है, किस तरह का होता है, तो इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस बहुत सही से वो बता नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो फैक्टर वर्ड को काफी बाद में जॉनसन ने जीन नाम दिया। और आज हम लोग इस जीन का फिजिकल एग्जिस्टेंस जानते हैं कि ये कहाँ होता है, कैसा होता है। तो व्हाट इज द जीन? जीन को हम लोग यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी कहते हैं, लेकिन हम वो डेफिनेशन यहां नहीं लिख रहे हैं। जैसे अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा कि जीन को हम लिटरली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, है ना, सही से हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो हम एक कॉमन डेफिनेशन यहां पे लिख रहे हैं कि जीन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, डीएनए और जीन के ग्रुप्स को भी पढ़ेंगे, जीन फैमिली भी देखेंगे। तो डीएनए का वो पार्ट जो फंक्शनल होता है उसे हम लोग नाम क्या देते हैं? जीन नाम देते हैं। अब फंक्शनल पार्ट का मतलब क्या है? सपोज करते हैं कि ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, इस तरह से बना रहे हैं, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम स्टैंड हो गया, और ये अपोजिट वाला 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। तो अगर ह्यूमन डीएनए के अंदर लोग देखें तो टोटल बेसिस जो है डिप्लॉयड कंटेंट के अंदर 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर है। कितना है भाई? टोटल नंबर ऑफ बेसिस कितने? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर इन डिप्लॉयड जीनोम। हैप्लॉयड में करेंगे तो हाफ हो जाएगा। इन हैप्लॉयड 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। तो आप देख रहे हैं कि बिलियन ऑफ बेस पेयर्स पाए जा रहे हैं इस डीएनए के अंदर। क्या सारे ही बेस पेयर्स या उनके ग्रुप फंक्शनल हैं? तो ऐसा नहीं है। लार्ज अमाउंट में अगर हम लोग देखें तो जो सीक्वेंसेस यहाँ पे बेसिस के लगे हुए हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, वो रिपीटेटिव है, यानी कुछ समय के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, सेम सीक्वेंस फिर से रिपीट होगा। तो ऐसे डीएनए को हम लोग नॉन फंक्शनल बोलते हैं। ठीक है, यानी डीएनए के ऐसे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन फंक्शनल सीक्वेंसेस कहते हैं। कुछ ही पार्ट है जो फंक्शनल है। तो अगर मान लेते हैं ये इतना सेगमेंट, ये क्या है? फंक्शनल है। अब ये फंक्शनल का मतलब क्या हुआ? ये आरएनए बना रहा है या प्रोटीन बनवा रहा है ना? डीएनए प्रोटीन बनाता नहीं है, ये राजा, ये न्यूक्लियस में बैठा होता है ना, या साइटोप्लाज्म में एक जगह रहेगा प्रोकैरियोट के केस में, ये बनवाता है थ्रू द एमआरएनए। तो फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। तो ये इतना सीक्वेंस जो है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? जीन। ये वाला हो सकता है कि जीन लिटरली जीन ना कहें, इसको भी हम लोग जीन ना कहें। और एमआरएनए में हम लोग जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगा जो कोडिंग रीजन होता है डीएनए का, वो कॉपी होता है एमआरएनए में और उसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं, और जो नॉन कोडिंग रीजन होता है उसे हम लोग एंट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत समझ में जरूर आ गया होगा। इसको हम लोग आगे के चैप्टर्स में ज्यादा क्लियर करेंगे कि जीन क्या है। दिस इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए का वो सीक्वेंस जो फंक्शनल है, क्या कर रहा है? वो आरएनए बना रहा है। आरएनए का मतलब टीआरएनए हो गया, आरआरएनए हो गया, साथ ही साथ प्रोटीन बनवा रहा है थ्रू द एमआरएनए। फाइन, नेक्स्ट आते हैं एलील और एलीलोमॉर्फ। ये सारे टर्म्स आपको मिलेंगे जेनेटिक्स चैप्टर में, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो हम लोग पहले ही लेक्चर में कोशिश हमारी कि मैक्सिमम जो टर्म्स हैं उनको कवर कर लिया जाएगा। कुछ छूटेगा तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, उसको भी हम लोग देख लेंगे। एलील और एलीलोमॉर्फ। अब एलील क्या होता है? देखिए, इसकी सिंपल डेफिनेशन पहले लिख देते हैं कि अल्टरनेटिव, ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ
जीन इज नोन एज एलील। ठीक है, जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं, एलीलोमॉर्फ बोलते हैं। अब ये सिमिलर भी हो सकता है, डिसिमिलर भी हो सकता है, मतलब दोनों जो जीन पेयर हैं वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और आइडेंटिकल नहीं भी हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों है भाई, एक बात ध्यान में रखिए कि हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो पेयर में है। मान लेते हैं एक क्रोमोसोम हमारा ये वाला है और ये दूसरा क्रोमोसोम है पेयर का। ठीक है, हमें जो क्रोमोसोम मिलते हैं वो पेयर में मिलते हैं भाई। एक जो होता है वो क्या होता है, पैटर्नल होता है, दूसरा क्या होता है, मैटरनल होता है ना। मान लेते हैं ये वाला जो है ये पैटर्नल है, जो हमको फादर से मिला है, और ये वाला मैटरनल है जो हमको मिला है मदर से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन में देखा जाए तो कितने हैं, 23 पेयर्स या 46 इन नंबर। तो जब क्रोमोसोम पेयर में आ रहे हैं तो ये भी जीन भी पेयर में आएगा, एक जीन मदर से आएगा, दूसरा जीन कहां से आएगा, फादर से आएगा। ऐसे क्रोमोसोम जो शेप, साइज और मॉर्फोलॉजी में, ठीक है, सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो इन क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इनको, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब जीन की यहां पे कोई स्पेसिफिक पोजीशन होगी। सपोज करते हैं हम लेटर यूज कर लेते हैं, एक जीन कैपिटल ए यहां पाया जा रहा है, दूसरा कैपिटल ए यहां पाया जा रहा है, देन टी जीन यहां पाया जा रहा है, यहां पे स्मॉल टी जीन पाया जा रहा है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी कैपिटल सी है, यहाँ पे कैपिटल डी है और यहाँ पे स्मॉल डी है ना। अब इस केस में देखिए यहाँ पे दोनों जीन पेयर क्या है, आइडेंटिकल, एक जैसे हैं। कैसे हैं, एक जैसे हैं, यानी मदर से और फादर से आने वाले दोनों जीन क्या है, एक जैसे हैं। जबकि इस वाले केस में देखिए ये डिफर है ना, ये क्या हो रहे हैं, डिफर कर रहे हैं। ये किसी कैरेक्टर के लिए हो सकते हैं, सपोज करते हैं टालनेस के लिए है ना, ये कलर के लिए हो गया। ठीक, इस तरह से समझ लेते हैं। तो जो जिस पोजीशन पे जीन पाए जाते हैं, जिस पोजीशन पे जीन पाए जाते हैं, जहां पे लगे होते हैं, उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं लोकस या लोकाई। ध्यान रखिए, जीन ऑक्युपाई स्पेसिफिक पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम और इन द क्रोमोसोम। ठीक है, और इस पोजीशन को हम लोग नाम क्या देते हैं, लोकस या लोकाई। क्लियर। अब अगर ये दोनों जीन अब ग्रुप ऑफ जीन हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, एलील। अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये दोनों अगर आइडेंटिकल हैं तो इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं होमोजाइगस। क्या नाम देते हैं, होमोजाइगस। दोनों क्या आइडेंटिकल हैं। इसी तरह से यहां पर भी आप देखिए ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन भी आपको कैसी मिल रही है, होमोजाइगस वाली मिल रही है। यहां पे भी होमोजाइगस है। तो एलील, दोनों एलील या दोनों जीन जो हैं, ठीक है, ये यहां पे आइडेंटिकल है और यहां पे भी आइडेंटिकल है, तो हम टर्मिनोलॉजी क्या यूज कर रहे हैं, होमोजाइगस, होमोजाइगस। लेकिन अगर इस केस में और इस केस में देखा जाए तो यहां पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। यहां पे दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे हेट्रोजाइगस। क्या यूज करेंगे, हेट्रोजाइगस। आपको ये जान के थोड़ी हैरानी होगी या पता भी होगा कि ज्यादातर जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं, इवन ह्यूमन की बात करें तो सभी क्या है, हेट्रोजाइगस हैं, है ना। हम सभी क्या है, हेट्रोजाइगस हैं, होमोजाइगस कंडीशन हमारे अंदर नहीं है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम आपको समझ में आया होगा क्या होता है। और एलील क्या है, जीन का एक से ज्यादा फॉर्म हो सकता है। अभी आप जब ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे तो वहां मल्टीपल एलील कंडीशन मिलेगी, है ना। तो अगर ये सिमिलर टाइप भी हो सकते हैं, हमने अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील, एंड दिस अल्टरनेटिव फॉर्म मे बी सिमिलर और डिसिमिलर, दोनों हो सकते हैं, है ना। आइडेंटिकल होंगे तो होमोजाइगस कंडीशन,
डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्लियर। अब ये भी डिपेंड करता है कि सेम कैरेक्टर शो करते हैं या डिफरेंट कैरेक्टर शो करते हैं। तो अगर यहां पर मान लेते हैं ये वाला जो जीन है, ये एलील जो है ये टॉलनेस के लिए, और ये वाला जीन जो है ये किसके लिए, शॉर्टनेस के लिए। इसके लिए शॉर्टनेस के लिए। तो अगर ऑफ स्प्रिंग भाई दोनों जीन आ रहे हैं, एक इससे आ रहे हैं फादर से, दूसरा आ रहा है मदर से क्रोमोसोम के थ्रू, है ना। अगर ऑफ स्प्रिंग टॉल होती है, लंबी होती है, उसकी लंबाई ज्यादा होती है, अपने फादर जैसी होती है, मदर जैसी कम हाइट नहीं होती है। शॉर्टनेस का मतलब कम हाइट, यहां पे बौनापन की वर्ड यूज नहीं मैं कर रहा हूं, है ना, ड्रॉप वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। हाइट ज्यादा होती है, लेंथ ज्यादा होती है, तो हम मान के चलेंगे कि ये जो टॉलनेस वाला जीन है या ये जो एलील है, ये एलील डोमिनेंट है। कैसा है, डोमिनेंट एलील है ना। और ये जो अपने फीचर्स को, शॉर्टनेस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा ऑफ स्प्रिंग में, इसकी वजह से, क्योंकि ये अपने फीचर को शो कर रहा है और इसके फीचर को छिपा दे रहा, हाइड कर दे रहा है, तो इसको मान लेंगे हम लोग रिसेसिव जीन या एलील। ठीक है। मेंडल ने या हम लोग जेनेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए डोमिनेंट एलील को कैपिटल लेटर से, या डोमिनेंट जीन को कैपिटल लेटर से, और स्मॉल लेटर को या स्मॉल जो एलील्स हैं, जो रिसेसिव एलील्स हैं, है ना, उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो जो डोमिनेंट हमारे पास है, डोमिनेंट जो एलील हैं, इनको हम लोग अपर केस या कैपिटल लेटर से, और जो रिसेसिव एलील या जीन है उसको स्मॉल या लोअर केस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस आपको समझ में आ गया होगा कि अगर जीन कॉम्बिनेशन मान लेते हैं ये वाला है तो ये होमोजाइगस है ना भाई। कंडीशन ये भी हो सकती है, इसके अलावा कंडीशन ये भी हो सकती है, अगर हम यहां पे इस तरह से भी दिखाना चाहें, मान लेते ये एफ है, ये स्मॉल एफ है, तो ये भी होमोजाइगस कंडीशन होगी। ये भी क्या होगी, होमोजाइगस कंडीशन होगी। अगर इस तरह से है तो भी होमोजाइगस कंडीशन होगी, है ना, अगर ये स्मॉल टी दोनों ही है। और अगर मान लेते ये कंडीशन है, एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी, तो ये हाइब्रिड कंडीशन या हेट्रोजाइगस। फाइन। देखिए, जीन, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, जीनोम, बड़ी कंफ्यूजन होती है। मैं कोशिश करता हूं कि आज इन 3-4 चीजों को कवर कर लूंगा। हालांकि क्रोमोसोम के बारे में हम लोग को डिटेल में सेल वाले चैप्टर में पढ़ना है, तो जब सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे, वो 11th का सिलेबस है, बट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सभी को हमको पढ़ना है। क्रोमेटिन क्या होता है ना। तो क्रोमेटिन को सिंपली लिख देते हैं लेस कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, मैंने सेल डिवीजन वाले चैप्टर में बताया हुआ है, थोड़ा सा बताया था मैंने। और क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम इज द मोर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, वाइस वर्सा करके लिख रहे हैं। ये लेस कंडेंस फॉर्म क्रोमोसोम का है, और क्रोमेटिन जब मोर कंडेंस हो जाती है तो क्रोमोसोम बन जाता है। नॉर्मली आपको सेल में, अगर ये हम सेल बना लें और ये न्यूक्लियस दिखा दें, तो नॉर्मली आपको क्रोमोसोम नहीं दिखता है। नॉर्मली अगर सेल डिवाइड नहीं कर रही है तो आपको क्रोमोसोम नहीं दिखाई देगा, इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना, ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम दे देते हैं, इसको नाम हम लोग देते हैं
क्रोमेटिन। क्या नाम देते हैं? क्रोमेटिन। ठीक है, अब क्रोमेटिन कब दिखेगा? नॉन डिवाइडिंग सेल में, है ना, जब वर्ड यूज करेंगे इंटरफेज सेल, ऐसी सेल जो डिवाइड नहीं कर रही है। तो इसके इंटरफेज न्यूक्लियस में अगर आप देखिए तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जो इधर उधर फैला हुआ है, इसको हम लोग क्रोमेटिन कहेंगे। क्रोमेटिन जो है ये बना होता है एक तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए और दूसरा हिस्टोन प्रोटीन। इसका बना होता है हिस्टोन प्रोटीन, जो कि एक बेसिक प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है? बेसिक प्रोटीन है। इसमें लाइसिन और जो दूसरा अर्जिनिन बेसिक अमीनो एसिड होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो डीएनए एसिडिक होता है और हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? बेसिक होती है। तो क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए एज वेल एज सेकेंड पॉइंट पार्ट इज हिस्टोन प्रोटीन। फाइन। तो नॉर्मल नॉन डिवाइडिंग सेल में आप देखें या इंटरफेस सेल में देखें तो इस तरह से दिखेगा, लेकिन सेल जब डिवाइड करती है ना, मान लेते हैं ये मेटाफेज वाले स्टेज में आ गई है, अगर इस स्टेज में मेटाफेज वाले स्टेज में आ गई है तो ये कंडेंस हो जाती है। क्या होती है? क्रोमेटिन हाईली कंडेंस होगी। ये कंडेंसेशन ऐसे हम मान लेते हैं चल रहा है, ये कंडेंस हो रही है, ये हाईली इस तरह से कंडेंस हो जाएगी। और इस कंडेंस स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं? क्रोमोसोम। सॉरी, न्यूक्लियस मैंने बना दिया, मेटाफेज में तो न्यूक्लियस नहीं होता है। ये क्या कहलाएगा? क्रोमोसोम। इसको और क्लियर ऐसे बना लेते हैं। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है। लेस कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटिन, और जब यही क्रोमेटिन ज्यादा कंडेंस हो जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये क्या मोर कंडेंस है, ठीक है, और ये लेस कंडेंस है। ये जरूरी होता है जब सेल को डिवाइड करना होता है तो कंडेंसेशन या कंपैक्टेशन जरूरी होता है, नहीं तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा भाई। इस केस में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कोई इधर फैल जाएगा, मुसीबत हो जाएगी सेल के लिए। तो सेल क्या करती है? पहले इसको कंडेंस करती है, एक सीक्वेंस बनाती है, एक सिस्टम बनाती है, तब डिवाइड करती है। तो क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है, क्रोमेटिन क्या है, इसके अलावा एलील क्या है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब इसके आगे नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे। बाल बड़े हो गए। जीनोम, ठीक है। अब जीनोम क्या है? कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम विथ कंप्लीट सेट ऑफ जीन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो गैमीट के अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी एक पूरा सेट होता है, वो ऑफस्प्रिंग में जाता है, और उस ऑफस्प्रिंग को दूसरा सेट किससे मिलता है? दूसरे पेरेंट से मिलता है, यानी एक मेल पेरेंट से दूसरा फीमेल पेरेंट से। तो जीनोम क्या है? जीनोम इज द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम विथ रिस्पेक्टेड जीन्स, ठीक है, जो भी जीन्स इन क्रोमोसोम पे पाए जा रहे हैं उनके साथ। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोम। टर्म हम लोग यूज करते हैं जीनोम। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हेट्रोजाइगस होमोजाइगस हो गया है। अब एक वर्ड और यूज होगा यहां पे, प्योर लाइंस। प्योर लाइन, या सही से लिख देते हैं प्योर ब्रीडिंग लाइंस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस भी कहते हैं। तो मेंडल जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, या उन्होंने जब शुरू किया था, तो उन्होंने पी प्लांट को लिया। पी प्लांट के उन फीचर्स को इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया, प्रेफर किया, जिसमें एक से दो जनरेशन या तीसरी जनरेशन में जाने के बाद कोई ब्लेंडिंग, कोई चेंजेस नहीं हो रहे थे, कोई बदलाव नहीं हो रहे थे, यानी कॉन्टिन्यूअस सेल क्रॉस करा रहे थे, कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं हो रहा था। तो इस तरह के कैरेक्टर कैरी करने वाले ऑर्गेनिजम्स या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्योर ब्रीडिंग लाइंस या ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। कि आप कॉन्टिन्यूअस
सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं, है ना, मतलब सेल्फ ब्रीडिंग करा रहे हैं या इनब्रीडिंग करा रहे हैं, तो कोई चेंजेस नहीं आपको मिल रहा है, नो चेंजेस। ये अपनी प्योरिटी को मेंटेन किए हुए हैं, कोई बदलाव नहीं हो जा रहा अचानक से। तो इनको हम लोग नाम देते हैं प्योर ब्रीडिंग लाइंस या ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। नेक्स्ट आता है डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील्स। देखिए ये तो भी मैंने बताया हुआ है, लेकिन फिर से बता दे रहा हूं। वो एलील या वो जीन जो अपने कैरेक्टर को ऑफ स्प्रिंग में या नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस करते हैं, और अपने करस्पॉन्डेंस जीन या एलील के फीचर्स को या उसके कैरेक्टर को हाइड करते हैं एक्सप्रेस करने से, उनको डोमिनेंट, और जिसका हाइड होता है उसको क्या बोलते हैं, रेसेसिव। तो डोमिनेंट एलील को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं और रेसेसिव को स्मॉल से। तो डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंट यहां पर वो है जो एक्सप्रेस करता है, इसका एक्सप्रेशन आपको विजिबल होगा। कहां पर विजिबल होगा, इन ऑफ स्प्रिंग में, है ना। और जो रेसेसिव है, ये डोमिनेंट का हो गया और ये रेसेसिव का। रेसेसिव का क्या एक्सप्रेशन हाइड हो जाता है, ठीक है। तो कहां, ऑफ स्प्रिंग में या नेक्स्ट जनरेशन में, किसकी वजह से, डोमिनेंट की वजह से। हालांकि ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, इसीलिए मेंडल का जो फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उसके कुछ एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये कई सारे एक्सेप्शंस भी हैं। तो स्टार्टिंग में तो हम लोग पढ़ते थे कि मेंडल के 3 लॉ हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन बाद में आप जरा ध्यान से जब देखेंगे तो 2 ही जनरलाइजेशन है। मेंडल ने एक्चुअल में लॉ तो दिए नहीं, तो जनरलाइजेशन दिए थे, जिसको बाद में लॉ के तौर पे दुनिया के सामने लाया गया जब रीडिस्कवरी मेंडल वर्क की। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हर जगह फॉलो नहीं होता है, इसलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम लोग यूनिवर्सली नहीं मानते हैं। लॉ तो वही होता है जो हर जगह फॉलो हो, रूल्स वही रूल होगा जो सब लोग मानते हो। तो डोमिनेंट और रेसेसिव एलील समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टर एंड ट्रेट्स। ठीक है, कैरेक्टर क्या होता है और ट्रेट्स क्या होता है। बहुत वर्ड यूज होता है कि कैरेक्टर और ट्रेट, और दोनों में कंफ्यूजन बनी रहती है। जैसे इनहेरिटेंस और हेरिडिटी वाले टर्म में कंफ्यूजन होती है। तो कैरेक्टर और ट्रेट्स क्या है, वो कोई भी फीचर्स, ठीक है, जो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड हो रहा है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टर बोलेंगे, है ना। वो कोई भी फीचर जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग को जा रहा है जेनेटिकली, है ना, जो पैटर्न है, उसे हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर। और इस कैरेक्टर का जो वेरिएबल फॉर्म होगा, डिफरेंट फॉर्म होगा, अल्टरनेटिव फॉर्म होगा, उसको नाम देंगे ट्रेट्स। जैसे कैरेक्टर को हम क्या कह रहे हैं, कैरेक्टर यहां पर क्या है, एनी हेरिटेबल फीचर, हेरिटेबल फीचर, ठीक है, वो कोई भी फीचर जो हेरिटेबल है और पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, उसको हम लोग नाम दे रहे हैं कैरेक्टर। और ट्रेट क्या है, ट्रेट के लिए हम लोग यूज करेंगे कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर का जो डिफरेंट वेराइटीज वेरिएंट आपको मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेट्स बोलेंगे। इसको इस एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि यहां पे अगर हम लोग लिख देते हैं कैरेक्टर, कैरेक्टर, ठीक है, और यहां लिख देते हैं ट्रेट्स, क्या लिख सकते हैं, ट्रेट्स। तो मेंडल वाला ही हम लोग लेते हैं एग्जांपल। मेंडल ने जैसे कुछ फीचर्स लिए थे पी प्लांट की हाइट को लेके, तो हाइट क्या होगी, स्टेम की जो हाइट होगी वो क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर है, ठीक है। और इसका ट्रेड्स क्या हो सकता है, ये टॉल हो सकता है या ड्रॉप हो सकता है ना। इसी तरह से अगर हम लोग आई कलर की बात करें, तो अपने इंडिया में 2 कलर आपको मिलेगा, एक तो सबसे ज्यादा दिखेगा ब्लैक, और दूसरा इसका फॉर्म ब्राउन मिल सकता है। यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री में और भी
ऑप्शन आपको दिख सकता है कि ब्लू कलर जो है वो आई का हो सकता है। उसी तरह से हेयर शेप देख सकते हैं, हेयर शेप, तो हेयर शेप स्ट्रेट हो सकता है ना, या कर्ली हो सकता है। और भी बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल्स यहां दे सकते हैं, लेकिन समझने के लिए इतना काफी है कि कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर जो है वो कोई भी हेरिटेबल फीचर है, जबकि ट्रेड्स किसे कह रहे हैं, जो कैरेक्टर के अल्टरनेटिव वेरिएंट हैं, उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसे हम लोग नाम दे रहे हैं यहाँ पे ट्रेड्स। फॉर एग्जाम्पल हाइट, तो हाइट टॉल और ड्रॉप हो सकती है, आई कलर ब्लैक और ब्राउन हो सकता है, हेयर शेप स्ट्रेट और कर्ली हो सकता है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यहां पर क्या है, ये ट्रेड्स जो हैं अपने एक्सप्रेशन के आधार पे, अपने एक्सप्रेशन के बेस पे डोमिनेंट या रेसेसिव हो सकते हैं। ये टॉल मान लेते हैं डोमिनेंट हो सकता है, और ड्रॉप रेसेसिव हो सकता है। तो जब टॉल डोमिनेंट होगा तो इसके जीन को रिप्रेजेंट हम लोग किससे करेंगे, कैपिटल लेटर से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड ट्रेड्स, क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे आते हैं। और कौन सी टर्मिनोलॉजी है, हाँ, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ये भी बहुत आता है, इसको भी लिख लेते हैं। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। अब जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है, पहले फिनोटाइप की बात करते हैं। कोई भी कैरेक्टर किसी ऑफिस स्प्रिंग में अगर हमको देखना है तो हम फिजिकली देखेंगे कि भाई इसकी लेंथ कैसी है, इसका कलर कैसा है, इसका हेयर का शेप कैसा है। तो कोई भी एक्सप्रेसिबल कैरेक्टर, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर जो एक्सप्रेस हो रहा है वो आपको मॉर्फोलॉजिकली या फिजिकली नजर आ रहा है, दिख रहा है आंखों से। तो जो विजिबल फीचर्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप, है ना। जो भी फिजिकली ना, जो भी आपको फिजिकली नहीं लिखते हैं हम यहां पे, मॉर्फोलॉजिकली विजिबल फीचर्स, कैरेक्टर्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनोटाइप, जो दिखाई दे रहा है। और इस फीचर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, वो कहलाता है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप रिप्रेजेंट द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो जेनेटिक मेकअप है, जो जेनेटिक डिजाइन है। जैसे हम लोग मान लेते हैं टॉल है, तो टॉल जो फीचर दिख रहा है प्लांट का या किसी ऑर्गेनिज्म का, ये दिख रहा है, तो ये क्या है, फिनोटाइप। लेकिन जब इसके जीन की बात करेंगे तो जीन को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ये दोनों प्योर कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में हो सकता है, या इस तरह से भी हो सकता है। तो ये क्या होगा, ये जीनोटाइप हो जाएगा। ये क्या होगा, जो दिख रहा है आपको, ये फिनोटाइप हो जाएगा, है ना। क्रॉस में हम लोग जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं। तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि मॉर्फोलॉजिकली विजिबल फीचर्स जो हैं, जो फिजिकली अपीयर हो रहे हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं फिनोटाइप। जबकि जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, उस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, उसको हम लोग नाम देंगे जीनोटाइप। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है लिंकेज। तो लिंकेज क्या है, द टेंडेंसी ऑफ जीन टू रिमेन ऑन सेम लोकस और सेम पोजिशन ऑन द क्रोमोसोम फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। लिंकेज जो है ये जस्ट अपोजिट होता है क्रॉसिंग ओवर के, इसके क्रॉसिंग ओवर के। अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो उस जगह पर लिंकेज नहीं होगा, और जहां लिंकेज हो रहा है वहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। हालांकि रेयरली हम लोग देखें जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, जहां पे मियोसिस सेल डिवीजन चल रहा है, वहां पे बहुत रेयर केस होता है कि लिंकेज होगा। अगर लिंकेज हो रहा है तो फिर कोई नए वेरिएशन नहीं आएंगे, है ना, कोई नए वेरिएशन नहीं आएंगे। क्रॉसिंग ओवर क्या कहता है, क्रॉसिंग ओवर ये कहता है कि एक्सचेंज हो जाता है ना, एक्सचेंज हो रहा है इसमें जेनेटिक मटेरियल में बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसके बारे में हमने डिटेल में आपको बताया है
मियोसिस सेल डिवीजन वाले लेक्चर में, है ना। तो अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो लिंकेज नहीं होगा, अगर लिंकेज हो रहा है तो फिर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। भाई जो ये हमारा क्रोमोसोम है, यहाँ पे ये स्पेसिफिक जीन मैंने दिखाए हुए हैं। हर जीन की एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है, उस स्पेसिफिक पोजीशन को हम लोग नाम क्या देते हैं, लोकस या लोकाई। और जिस पोजीशन पर जीन क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं या क्रोमोसोम में पाए जा रहे हैं, अगर इसी पोजीशन पे नेक्स्ट जनरेशन में पाए जाते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है सपोज करते हैं, तो ऐसे जीन को हम लोग बोलते हैं लिंक जीन, और इस फेनोमेना को नाम क्या देते हैं, लिंकेज नाम देते हैं, है ना। इसको अगर समझना चाहें तो आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे ये होमोलोगस क्रोमोसोम बना देते हैं और यहाँ पे जीन सीक्वेंस दिखा देते हैं। मान लेते हैं कि ये दो जीन है हमारे पास, एक ए दूसरा बी, और यहाँ पे स्मॉल सी और यहाँ पे स्मॉल डी, ठीक है। और इसका अपोजिट जीन हम लोग यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी, यहाँ कैपिटल सी और यहाँ पे कैपिटल डी, ठीक है। मान लेते हैं ये क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। अब पूरी क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस नहीं बना रहे, बट हम बता रहे कहाँ पे क्रॉसिंग हो रहा है। सपोज करते हैं इस जगह पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ना। ये दोनों जीन जो हैं ये क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। तो अब जो कॉम्बिनेशन हमारा बदल कर आएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर। ये हो जाएगा स्मॉल ए कैपिटल सी कैपिटल डी, लेकिन यहां पे बदलाव आपको दिखेगा, ये यहां आ गया कैपिटल बी, है ना। ऊपर से यहां पे ये इधर आ गया और ये वाला कहां चला गया, ऊपर चला गया। तो अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे बदलाव दिख रहा है। तो अब इस जगह पर न्यू कॉम्बिनेशन बन गया, जबकि ये सारे क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। सही कर देता हूं मैं, ए स्मॉल सी स्मॉल डी, और एक एक्सचेंज हुआ है यहां पर बी। तो ये जो है ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स हैं, रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। मतलब इस जगह पर क्रॉसिंग और हुआ है और न्यू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन बने, जबकि ये सारे जो हैं ये वाले अगर हम लोग देखें, और इधर ये क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब यहां पर आपको क्या दिख रहा है, लिंकेज दिख रहा है। अब ऑफिस स्प्रिंग में भी ये इसी तरह से पहुंचेंगे, लेकिन यहां पे बदलाव हो गया। तो जहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा वहां पर लिंकेज नहीं होगा, और जहां लिंकेज होगा वहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर पढ़ना है, उसमें ड्रोसोफिला का एग्जांपल भी दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। होमोगैमीट, होमोगैमीट एंड हेट्रोगैमीट, एंड हेट्रोगैमीट। मतलब होमोगैमेटिक कंडीशन क्या होती है और हेट्रोगैमेटिक कंडीशन क्या होती है। ह्यूमन में अगर हम देखें तो 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब टोटल हो गए 46 इन नंबर। और इनको डिवाइड अगर हम करें तो 22 पेयर्स कैसे क्रोमोसोम है, आटोसोम्स हैं। कैसे, आटोसोम्स, या इनको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम, सोमैटिक क्रोमोसोम बोलेंगे हम लोग, आटोसोम्स और सोमैटिक क्रोमोसोम। वहीं वन पेयर क्रोमोसोम जो है, वन पेयर, इनको नाम देते हैं सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स और एलोसोम्स। एलोसोम्स ये दो तरह के होते हैं, मेल में एक्स और वाई, फीमेल के केस में एक्स और एक्स, ठीक है, दो एक्स क्रोमोसोम। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इनको लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अब जो फीमेल है वो एक ही टाइप की गैमेट बनाएगी, है ना, और जो मेल है वो टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स बनाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, है ना। सेक्स क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग हम लोग बोल रहे हैं। जैसे अगर मेल के केस में हम लोग देखें, मेल के केस में तो 44 प्लस एक्स और वाई कॉम्बिनेशन होगा,
अब जब ये मियोसिस सेल डिवीजन करके स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, तो यहां पे क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन क्या होगा? ये होगा 22 प्लस एक्स, एक इधर आ जाएगा, और 22 प्लस वाई। तो दो तरह के गैमेट बन रहे हैं। जितने भी स्पर्म बनेंगे, जितने भी मेल गैमेट बनेंगे, 50% ऐसे होंगे जिनमें एक्स क्रोमोसोम होगा, 50% ऐसे होंगे जिनमें वाई क्रोमोसोम होगा। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? हेट्रोगैमेट कंडीशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हेट्रोगैमेटी। और अगर फीमेल में हम लोग देखें, फीमेल में, तो फीमेल के केस में 44 प्लस एक्स और एक्स। तो अब यहां पे जो ओवा बनेगा, जो यहां ओवा बनेगा, इसमें 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। तो जितने भी ओवा में एक बनेंगे, सबके अंदर आपको एक्स क्रोमोसोम ही मिलेगा, क्योंकि यहां वाई तो है नहीं। तो इसका मतलब जितने ओवा बन रहे हैं सब किस कंडीशन में आ रहे हैं? होमोगैमेटिक कंडीशन में आ रहे हैं। तो फीमेल क्या है? होमोगैमेटिक है ना। और जो मेल है वो क्या है? हेट्रोगैमेटी है, यानी हेट्रोगैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, दो तरह के स्पर्म बना रहा है। तो होमोगैमेट क्या होता है, हेट्रोगैमेट क्या होता है, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं। F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन क्या है? ये सब कुछ टर्म्स हैं, सिंपली डिफाइन कर दे रहे हैं। F1 का मतलब जब आप क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, पेरेंटल क्रॉस सबसे पहले आप जो करा रहे हैं, तो क्रॉस के बाद जो सबसे पहले प्रोजीनी आ रही है उसको हम लोग नाम क्या दे रहे हैं? F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन। इसी तरह से F2 जनरेशन होगा, इसको सेकेंड फीलियल जनरेशन, और इसी तरह से सो ऑन। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो भी नए ऑफ स्प्रिंग आ रहे हैं, जो भी नए प्रोजेनी। एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है? फीलियल का मतलब यहां पर लिटरल मीनिंग क्या देखें? डॉटर, डॉटर प्रोजेनी की बात हो रही है। तो F1 F2 का मतलब क्या होता है, क्यों लिखते हैं, ये भी समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे आते हैं नेक्स्ट, क्रॉस। क्रॉस को भी आगे मैं बता दूंगा, क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, जब आप टू वैरायटी, दो अलग अलग वैरायटी लेते हैं किसी स्पीशीज की, है ना, एक ही स्पीशीज के दो इंडिविजुअल और दोनों का वेरिएंट मिल रहा है, दोनों की अलग अलग वैरायटी मिल रही है, और उसके बीच में क्रॉस करा रहे हैं। जैसे मेंडल क्या कर रहे थे? पी प्लांट, है ना, पी प्लांट के दो अलग अलग वैरायटी के बीच में क्रॉस करा रहे थे, टू डिफरेंट कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के बीच में। जैसे टॉल और ड्रॉफ हाइट के सेंस में ले रहे थे। उसी तरह से फ्लावर पोजीशन एक्सियल है कि टर्मिनल है, उस पर वो वर्क कर रहे थे। और इसी तरह से पॉट शेप को, सीड के कलर को, सीड के शेप को लेकर वो क्रॉस करा रहे थे। तो क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन हम क्या बोल सकते हैं? सिंपली बोल सकते हैं कि मिक्सिंग कराना, है ना, मिक्सिंग बिटवीन टू वैरायटीज ऑफ सेम स्पीशीज। और इस तरह के क्रॉस से हमको मिलता है क्या है? हाइब्रिड मिलता है। क्या मिलता है? हाइब्रिड मिलता है। ट्रेडिशनल क्रॉस अगर कराया जाए तो 100 या 1000 टाइम्स आप कराएंगे तो शायद एक सक्सेसफुल हो जाए, है ना। तभी मेंडल को 7 इयर्स लग गए थे, अच्छा खासा समय उन्होंने दिया था पूरे अपने एक्सपेरिमेंट पे। हालांकि बायोटेक्नोलॉजी ने इसको काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। अब हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ डिजायर जीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने डिजायरेबल ऑर्गेनिज्म के अंदर। जबकि अगर आप ट्रेडिशनल क्रॉस करा रहे हैं तो वहां पे डिजायरेबल फीचर के साथ साथ अनडिजायरेबल फीचर यानी जीन भी आ जाते हैं। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मेंडल यही कर रहे थे कि पॉलन लेते थे किसी एक कैरेक्टर के लिए, किसी एक ट्रेट के लिए, वो पॉलन ले रहे थे और उसको डस्टिंग कराते थे किस पे? स्टिग्मा पर, है ना, किसी दूसरे ट्रेट के लिए। तो ये कंट्रोल्ड पॉलिनेशन कंडीशन हो रही थी। क्या हो रही थी? कंट्रोल पॉलिनेशन। इसमें इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो क्रॉस और हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये समझ में आ गया। इसके अलग अलग टाइप हैं, वो अभी हम लोग आगे देख लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं कुछ और पॉइंट्स हैं, वाइल्ड एंड
म्यूटेंट एलील्स। वाइल्ड एलील क्या होता है और म्यूटेंट एलील क्या होता है, ये बड़ा वर्ड जो दिया हुआ है वाइल्ड और म्यूटेंट एलील वर्ड, ये अक्सर आ जाता है जेनेटिक्स में और कंफ्यूजन बनी रहती है। देखिए किसी भी नॉर्मल इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन में जो जीन एग्जिस्ट कर रहे हैं और डोमिनेंट हैं, है ना, ऐसे एलील्स को हम लोग नाम देते हैं वाइल्ड एलील्स। वाइल्ड एलील क्या है, जो ओरिजिनली किसी पॉपुलेशन में पाए जा रहे हैं, ठीक है। वाइल्ड एलील क्या है, जो ओरिजिनली किसी पॉपुलेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइल्ड एलील। और नॉर्मली ये क्या होते हैं, डोमिनेंट होंगे। क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। लेकिन अगर इसी एलील में या इसी जीन में कोई परिवर्तन आ जा रहा है, परिवर्तन मतलब म्यूटेशन हो जा रहा है अचानक से, है ना, अगर जो हमारे वाइल्ड एलील है अगर ये म्यूटेटेड हो जा रहे हैं, इनमें म्यूटेशन हो जा रहा है, तो आफ्टर द म्यूटेशन जो एलील आपको मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे म्यूटेंट एलील। क्या बोलेंगे, म्यूटेंट एलील। और ये नॉर्मली क्या होगा, रेसेसिव होगा, ठीक है। किसी भी पॉपुलेशन में जो ओरिजिनली एलील्स का कॉम्बिनेशन, जीन का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, उसको हम लोग वाइल्ड एलील बोलेंगे। और अगर इसमें कोई बदलाव हो जा रहा है और इस बदलाव के बाद जो एलील्स निकल कर आ रहे हैं उनको हम लोग रेसेसिव एलील कहते हैं, ठीक है, या म्यूटेंट एलील। तो वाइल्ड एलील और म्यूटेंट एलील भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, कोशिश करेंगे कि जितने टर्म्स या वर्ड्स हैं जेनेटिक्स के सबको इसी लेक्चर में कवर कर लें। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीधे लॉ और मेंडलिज्म इन सारी चीजों पे काम करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद है एक छोटा सा पॉइंट, पुन्नेट स्क्वायर। पुन्नेट स्क्वायर या आप इसको चेकर बोर्ड भी बोलते हैं, गैमेटिक चेकर बोर्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो पुन्नेट स्क्वायर है क्या, पुन्नेट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है, जेनेटिस्ट थे जिन्होंने एक सिस्टमेटिक स्क्वायर बनाया था जिसमें आप जो मेंडल क्रॉस हम लोग पढ़ते हैं और कराते हैं उसको करा सकते हैं और पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो निकल कर आ रहे हैं उसको भी देख सकते हैं, है ना। यहां पर हम क्या करते हैं, इस तरह का होता है, जैसे एक सिंपल सा मैं बना रहा हूं, ये इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे जो अपर आपका हॉरिजॉन्टल कॉलम है, यहाँ पे हम लोग मेल गैमेट को लिखते हैं, जो भी पॉसिबल मेल गैमेट्स हैं इसको यहाँ पे लिखेंगे। और जो ये कॉलम है आपका लेफ्ट कॉलम है, यहाँ पर हम लोग फीमेल गैमेट को लिखते हैं, किसे, फीमेल गैमेट्स को। चाहे आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हो, डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हो, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हो, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, या किसी भी तरह क्रॉस करा रहे हो। जो ये बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस जो हैं इनमें आप पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो करते हैं, जो गैमेटिक कॉम्बिनेशन बन रहा है। जैसे हम यहाँ पे टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी लिख रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है, ये क्या है, मेल गैमेट्स, और इधर वाले क्या है, फीमेल गैमेट्स हैं, मान लेते हैं हम लोग। और ये हमारे पॉसिबल जीनोटाइप बन रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड पुन्नेट स्क्वायर या गैमेटिक चेकर बोर्ड के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। पुन्नेट स्क्वायर के बाद एक और टर्म आ रहा है हमारा, यहां बचता है जेनेटिक इंटरैक्शन, या इसको हम लोग जीनिक इंटरैक्शन भी कहते हैं। मतलब दो जीन का आपस में क्या इंटरैक्शन हो रहा है, उस इंटरैक्शन से जो नए कैरेक्टर आ रहे हैं वो किस तरह के हैं, और ये इंटरैक्शन कितनी तरह का हो सकता है। तो जेनेटिक इंटरैक्शन को अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो दो कैटेगरी है, एक है एलीलिक, एलीलिक इंटरैक्शन, और दूसरा है नॉन एलीलिक इंटरैक्शन, ठीक है। एक है आपका एलेलिक और दूसरा है नॉन एलेलिक। तो इसे हम लोग इंट्राजेनिक भी बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, इंट्राजेनिक, जबकि इसको हम लोग इंटरजेनिक, ठीक है, इसको हम लोग इंटरजेनिक इंटरेक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब एलेलिक इंटरेक्शन होता क्या है, जब दो करस्पॉन्डिंग यानी सिमिलर टाइप ऑफ जीन के
और उन जीन की पोजीशन या एलील की पोजीशन क्रोमोसोम पर लगभग सेम हो या सेम हो, है ना, लगभग या सेम हो, तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं एलिलिक इंटरेक्शन। भाई नॉन एलिलिक इंटरेक्शन क्या है, अब यहां समझ में आ रहा है कि दोनों जीन के जो एलील है वो डिफर कर रहे हैं, उनकी पोजीशन क्या है, अलग अलग है, तो इस तरह के इंटरेक्शन को नॉन एलिलिक इंटरेक्शन कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ये हमारे पास दो क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी है। अब इन दोनों का जो इंटरेक्शन हो रहा है वो कहलाएगा एलिलिक इंटरेक्शन या इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। इसका एग्जांपल है जैसे कोडोमिनेंस है, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना, और मल्टीपल एलील्स, प्लियोट्रॉपी, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन को ऐसे समझ लेते हैं कि हमारे पास दो क्रोमोसोम है, ठीक है। अब एक कैपिटल टी है, यहाँ स्मॉल टी है, यहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ पे स्मॉल ए है, तो मान ले इन दोनों का, ठीक है, इनकी पोजीशन अलग है, इनकी पोजीशन अलग है, तो इन दोनों का जो इंटरेक्शन हो रहा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। और ये जरूरी भी नहीं कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पे हो, ये किसी तीसरे क्रोमोसोम पर, यहाँ पे भी हो सकती है, अगला क्रोमोसोम हो, यहाँ पे कोई जीन लगा हुआ हो, जी भाई इसका इसका इंटरेक्शन भी हो सकता है, इसका इसका इंटरेक्शन भी हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें, जैसे सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जीन इंटरेक्शन या जेनेटिक इंटरेक्शन होता क्या है, एलिलिक भी हो सकता है, नॉन एलिलिक भी हो सकता है। एलिलिक के केस में क्या होगा, दोनों एलील्स की पोजीशन ऑलमोस्ट सेम होगी ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, और यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम पे दोनों जीन की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, या किसी और क्रोमोसोम के साथ जो उसमें जीन प्रेजेंट है उसके साथ भी इंटरेक्शन हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर हो रहा है, सेम क्रोमोसोम है लेकिन जीन पोजीशन अलग है, यहाँ पे डिफरेंट क्रोमोसोम है और जीन पोजीशन हो सकता है सेम और अलग भी हो, तो इस तरह के इंटरेक्शन को नॉन एलिलिक इंटरेक्शन कहते हैं। ओके, क्रॉस की बात होगी। क्रॉस होता कितने टाइप का है अगर हम लोग देखें तो क्रॉस की कैटेगरी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे जब क्रॉस कराएंगे, है ना, मतलब प्रैक्टिकली नहीं कराएंगे, बोर्ड पे कराएंगे। तो क्रॉस जो टाइप अगर हम लोग देखें तो कई सारे हम लोग को पढ़ने हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, देन डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इस पे मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना, सेग्रीगेशन, इसको प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी हम लोग कहते हैं, दोनों इसी पे बेस्ड है। और डाई हाइब्रिड क्रॉस जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये लॉ बेस्ड है ना। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल का, और मेंडल का जो ये वाला लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको एक्सप्लेन हम लोग कर सकते हैं बाय द डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये हो गया कुछ क्रॉस, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके अलावा कुछ और क्रॉस हैं, जैसे मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ठीक है, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, डाई हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी हो सकता है। मोनो हाइब्रिड में हम लोग क्या करते हैं, सिंगल पेयर ऑफ ट्रेड्स लेते हैं, मतलब एक ही कैरेक्टर लेते हैं, है ना, सिंगल पेयर ऑफ ट्रेड्स लेंगे। अब एक पेयर ट्रेड्स में जैसे टॉल एंड ड्रॉप, ये दो ट्रेड्स हो गए एक पेयर, और इसके जो कैरेक्टर है वो क्या है, हाइट है। तो व्हेन वी क्रॉस और कंडक्ट द क्रॉस बिटवीन अ पेयर ऑफ ट्रेड्स ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर, देन इट इज सेड टू बी मोनो हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड में क्या हो जाएगा, टू पेयर हो जाएंगे, टॉल ड्रॉप के साथ आप कोई और फीचर भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक्सियल फ्लावर पोजीशन और टर्मिनल फ्लावर पोजीशन। कैरेक्टर क्या हो जाएगा, फ्लावर पोजीशन हो जाएगा, है ना, दो कैरेक्टर आप ले रहे हैं और टू पेयर ट्रेड्स ले रहे हैं, तो ये डाई हाइब्रिड की कंडीशन हो जाएगी।
ये क्या है, मोनोहाइब्रिड की। मोनोहाइब्रिड में लोग ऐसे करेंगे, और डाई हाइब्रिड में क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे, ये डाई हाइब्रिड का हो जाएगा। ठीक है, दोनों प्लस कर लेंगे। इसी तरह ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होगा। साथ ही साथ कुछ और क्रॉस हैं, जैसे रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस मेंडल ने भी ये करवाया था। ठीक है, बैक क्रॉस। ठीक, तो टाइप है, वैरायटीज हैं ये अलग अलग क्रॉस की, जिसको एक क्रॉस के लिए एक अलग से लेक्चर ही बना दूंगा, जहां पे मैं प्रॉपरली डिस्कस करूंगा कि मोनो हाइब्रिड क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्या होता है, आउट क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है, रेसिप्रोकल क्रॉस है, मोनो हाइब्रिडस क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिडस क्रॉस क्या है, इसके रेशियो किस तरह से वेरी करते हैं। ठीक है, और किस तरह से हम कराएंगे, इन सबको हम लोग लेक्चर में, एक अलग से लेक्चर में देख लेंगे। अभी तो शुरू हुआ है, लंबा जाएगा। ठीक है, फौरन खत्म नहीं होने वाला है जेनेटिक्स। तो सॉरी, वो थोड़ा सा मोबाइल का अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गया था, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों को नहीं दिख रही होंगी। तो अगर प्रॉब्लम हुई होगी तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा था जीन पूल, वो काफ़ी ज़्यादा अभी मैंने ध्यान दिया। ठीक है, जीन पूल कि मोबाइल का जो अलाइनमेंट था वो पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि वो थोड़ा ऊपर चला गया था, और ऊपर का चीज़ें दिख नहीं रही थी। कुछ चीज़ें मैंने लास्ट में लिंकेज, जीनोटाइप, फिनोटाइप बताया है, तो ओरली तो समझ में आया होगा, बट जो लिख रहा था हो सकता है कुछ चीज़ें यहाँ कट गई हों। तो बताइएगा अगर उसमें भी प्रॉब्लम होती तो फिर से हम लोग पढ़ लेंगे। जीन पूल क्या है, देखिए किसी इंटरब्रीडिंग, ठीक है, पॉपुलेशन की बात करें, ह्यूमन की बात कर लेते हैं, इंटरब्रीडिंग है ना, या किसी पर्टिकुलर स्पीशीज की बात कर लें, तो इस इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन में टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स, ठीक है, सारे जीन, इस पॉपुलेशन के जितने भी इंडिविजुअल उनके पास जीन होगा, उस जीन का डिफरेंट फॉर्म एलील होगा, उस सबको कलेक्टिवली हम लोग टर्म देते हैं जीन पूल। क्या नाम देते हैं, जीन पूल, है ना। उस जीन पूल से इंडिविजुअल जा भी सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, और किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन से या किसी पर्टिकुलर एरिया से कोई ऑर्गेनिज्म वहां पर आ भी सकता है। तो जब कोई जाएगा किसी एरिया में या कोई आएगा तो नए तरह की जीन को इंट्रोड्यूस भी करता है। अगर हम ही अमेरिका चले जाएं या अमेरिका से ही इंडिया में लोग आ जाए तो वो एक नई जीन और एक नए एलील्स को लेकर हो सकता है यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो। और इसी तरह से अगर हम जाकर वहां बस जाते हैं अमेरिका में, अफ्रीका में, तो हम भी अपने जीन को और उनके एलील्स को लेकर वहां पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये तो हो गया जीन पूल। नेक्स्ट एक और टर्म है म्यूटाजेन। ये सब छोटे छोटे टर्म है, यहीं पे हम लोग यूज कर लेते हैं। म्यूटाजेन क्या होते हैं, म्यूटाजेन वो सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो सारे फैक्टर्स हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, है ना। ऑल एजेंट्स, या हम फैक्टर्स लिख सकते हैं, एजेंट्स और फैक्टर्स, इवन substances which cause mutation, ठीक है, जो म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं, म्यूटेशन कॉज करते हैं, उन सारे एजेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटाजेन। ये म्यूटाजेन बायोलॉजिकल हो सकते हैं जैसे वायरस, है ना, ये फिजिकल हो सकते हैं जैसे रेडिएशन, ये केमिकल म्यूटाजेन हो सकते हैं जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल, फॉर एग्जाम्पल एथिल मीथेन सल्फोनेट, मेथिल मीथेन सल्फोनेट, ये सारे हैं। रेडिएशन में यूवी रेडिएशन हो सकता है, एक्सरे हो सकता है, और उसके अलावा गामा रेज हो सकते हैं, ये सारे म्यूटाजेन के तौर पे काम करते हैं। तो म्यूटाजेन समझ में आ गया होगा कि जो म्यूटेशन कॉज करता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा एक टॉपिक और छोटा सा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ये टर्मिनोलॉजी अक्सर दिमाग में आ जाती है हम लोगों को। आगे हम लोग को पढ़ना है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होते हैं, ऐसे कैरेक्टर जिसके जीन ना, ऐसे ट्रेड्स या ऐसे कैरेक्टर्स जिसके जीन सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम पर, एक्स क्रोमोसोम पर या वाई क्रोमोसोम पर,
और वो इनहेरिटेड होते हैं पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। किस मैनर में? क्रिस क्रॉस मैनर में, है ना, किस मैनर में? क्रिस क्रॉस मैनर में। तो इस तरह के इनहेरिटेंस को हम लोग बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ज्यादातर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है वो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। किससे? एक्स क्रोमोसोम से। तो मेल में इस तरह का इनहेरिटेंस ज्यादा आसानी से दिखता है कंपेयर टू फीमेल। फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होता है। जब तक दोनों ही डिस्टर्ब नहीं होगा, जब तक दोनों ही डिस्टर्ब नहीं होगा, तब तक वो फीचर आपको नहीं दिखने वाला है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ठीक। तो ये क्या है? सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है। और किस में आता है? एक्स लिंक में, एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। यानी इसके जीन जो है, डिफेक्टिव जीन है, वो कहां पाए जाएंगे? एक्स क्रोमोसोम में पाए जाएंगे। इसी तरह से ऑटोसोमल लिंक्ड इनहेरिटेंस भी होता है, डिजीज हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या एक्चुअल में है? क्या है? डिजीज ही है। जैसे सिकल सेल एनीमिया है ना, और थैलेसेमिया है, ब्लड रिलेटेड डिजीज। यहाँ पे हीमोफीलिया भी ब्लड रिलेटेड डिजीज है। तो वो आएंगे किस में? ऑटोसोमल डिजीजेस में आएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी जो जेनेटिक्स में आती है, और ऑलमोस्ट हमने सभी को देखा है। हाँ, पढ़ाते समय थोड़ा सा अलाइनमेंट डिस्टर्ब हुआ है तो उसको कंसिडर कर लीजिएगा। और इसके बाद के लेक्चर्स में कोशिश तो ये मैं करूंगा कि अब रोज लेक्चर दूं, ताकि एक हफ्ते में या 10 दिन में हम लोग जेनेटिक्स खत्म कर दे। बड़ा चैप्टर है। और इसी के पैरेलल हम 11th वाला भी कोर्स लेके चलेंगे। सेल वाला चैप्टर हमने ओवर कर लिया है, और मेरे बहुत सारे वीडियोस में शुरू में कुछ चैप्टर हमने स्टार्ट किए थे, जैसे फोटोसिंथेसिस है और प्लांट किंगडम वाला चैप्टर है। बीच बीच में सब छोड़ दिया है ना, रेगुलरिटी ना होने की वजह से। तो मेरी कोशिश होगी कि रेगुलर आपका रहे, एटलीस्ट 20 मिनट का ही क्लास हम अपलोड करते हैं, लेकिन रेगुलर आपका रहे, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग कोर्स कवर कर लें। तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में जल्दी ही। और जो भी आपके डाउट्स हों या कोई सजेशन हो, उसको कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करें ना करें, इसके लिए मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर उन बच्चों को ज़रूर कीजिए, हो सकता है कि उनको मेरी बातें समझ में आ जाए, कुछ ना कुछ कुछ ज्ञान मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।